यस एवरीवन, अब जो अपन क्लास शुरू करने वाले हैं वो है गुडविल कैलकुलेशन के जो बाकी बचे हुए मेथड्स है। ये हमारी एडमिशन की थर्ड क्लास है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो अब इस क्लास के अंदर अपन बात करेंगे गुडविल के बचे हुए जो दो मेथड्स हैं उनके बारे में, प्लस एडजस्टेड प्रॉफिट के बारे में। लास्ट क्लास में अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि अपन क्या क्या करने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके साथ में बैठे हैं, फटाफट से अपन शुरू करते हैं। गुडविल कैलकुलेशन के जो चार मेथड्स थे उसमें था ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमने एवरेज प्रॉफिट पिछली बार कैलकुलेट कर लिया था, कैसे करते हैं, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सब। सेकेंड, ईयर्स ऑफ परचेज सुपर प्रॉफिट। नंबर थ्री, ईयर्स ऑफ परचेज, सॉरी, नंबर थ्री इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नंबर फोर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। नंबर फाइव, परचेज कंसिडरेशन मेथड। नंबर सिक्स, हिडन गुडविल मेथड। ठीक है, जिनमें से अपन लास्ट क्लास में ऑलरेडी ये चार मेथड कर चुके हैं। इस क्लास में अपन बात करेंगे द सो कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन मेथड से। परचेज कंसिडरेशन ये कहता है कि मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए किसी बिजनेस की वर्थ है ₹30 लाख, और आप उस बिजनेस को, उसकी एक्चुअल वर्थ मतलब असेट लाइबिलिटी जो भी नेट ऑफ करके जो वैल्यू आ रही है वो है ₹30 लाख। अब आप उस बिजनेस को परचेज कंसिडरेशन देना चाहते हैं, खरीदने के लिए उस बिजनेस को आप खरीद रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन आप देना चाहते हैं 38 लाख। ठीक है, अभी जो बीच का गैप है वो क्या कहलाएगा आपका, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट वैल्यू। इस वैल्यू को हम कहेंगे गुडविल। तो कैसे आएगा गुडविल कैलकुलेशन के लिए, 38 लाख रुपीज में आपने असेट को, बिजनेस को खरीदा है, जबकि बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू बनती है 30 लाख रुपीज, बीच का डिफरेंस जो है वो कहलाएगा आपका गुडविल। इस तरीके से परचेज कंसिडरेशन मेथड को आपको लेना है। अब नेट एसेट वैल्यू की जगह आपको क्वेश्चन क्या दे सकता है, असेट्स इक्वल टू 40 लाख एंड लाइबिलिटीज इक्वल टू 10 लाख। इसका मतलब भी क्या हुआ, इसका मतलब भी हुआ कि नेट एसेट की वैल्यू कितनी है, देन नेट एसेट इक्वल टू ₹30 लाख। तो नेट नेट एसेट की वैल्यू कितनी आ गई, 30 लाख रुपीज। हो सकता है सीधा आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया जाए। ठीक है, मान लीजिए 30 लाख रुपीज की कैपिटल एम्प्लॉयड है। हो सकता है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे, ऐसे कहा जाए एज कैपिटल इतनी थी, बीज कैपिटल इतनी थी, जनरल रिजर्व की वैल्यू, जनरल रिजर्व की जो वैल्यू है वो इतनी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो इतना था, या और अदर कोई भी चीज़ आपको बता दी जाए कि ये चीज़ें इतनी इतनी थी। मान लीजिए मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे 18 लाख रुपीज का था ए का कैपिटल, 5 लाख रुपीज का था बी का कैपिटल, जनरल रिजर्व की वैल्यू थी 6 लाख रुपीज, और जो आपका फाइनल पी एंड एल बैलेंस था वो था 1 लाख रुपीज का। ऐसे करके भी आपको 30 लाख दिया जा सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल के भी आपको 30 लाख दिया जा सकता है, असेट लायबिलिटी नेट असेट वैल्यू निकाल के भी आपके 30 लाख रुपीज आ सकते हैं। तो सब तरीकों से आप इस परचेज कंसिडरेशन मेथड को कर पाएंगे। तो बेसिकली कहा क्या जाता है कि बिजनेस है कितने का, बिजनेस की वर्थ कितने की है, और इस बिजनेस को कितने में खरीदा जा रहा है। तो एक्स्ट्रा पैसा किस बात का दे रहे हैं, गुडविल का दिया जा रहा है। अब बारी आती है हिडन गुडविल मेथड की। हिडन गुडविल मेथड क्या बोलता है, साथ साथ में बिल्कुल फटाफट से लिखते जाएं। ये बोलता है गुडविल इक्वल टू, पहली बात तो ये मेथड कब लगता है, जब कोई दूसरा मेथड नहीं दे रखा हो और इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो कि कोई नया पार्टनर जो है वो आ रहा है, इतने के लिए आ रहा है, उसका पीएसआर ये, वो इतनी कैपिटल लेके आ रहा है, और गुडविल के ला रहा है या नहीं ला रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि गुडविल कितनी है, ला भी सकता नहीं भी ला सकता, आप गुडविल की वैल्यू बताओ। अब यहाँ कोई स्पेसिफाइड मेथड नहीं है, परचेज कंसिडरेशन मेथड नहीं है। वो तो जनरली परचेज कंसिडरेशन मेथड जनरली काम आएगा आपके जब आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे।
वहाँ आपके बहुत काम आएगा। फिर आप कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर चले जाएं, वहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा है, ईयर ऑफ परचेज वाला कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा है, तो अब जो मेथड काम आएगा वो है हिडन गुडविल का मेथड। तो हिडन गुडविल का मेथड क्या बोलता है? टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस टोटल एक्चुअल कैपिटल। टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल में से टोटल एक्चुअल कैपिटल को आप माइनस कर दीजिए, आपका हिडन गुडविल का वैल्यू या फर्म की गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। तो टेक एन एग्जांपल। एज कैपिटल आपको दे रखा था, बीज कैपिटल आपको दे रखा था, जनरल रिजर्व का वैल्यू आपके पास में था, रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस आपके पास में, रीवैल्यूएशन का गेन आपके पास में अवेलेबल था, या अपन लॉस ले लेते हैं, ठीक है, रिवैल्यूएशन का लॉस आपके पास में अवेलेबल था एडमिशन के टाइम पे। फिर आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक डेबिट बैलेंस अवेलेबल था। फिर आपके पास में बैलेंस शीट में गुडविल, ओल्ड गुडविल जो है वो आपकी बैलेंस शीट में शो कर रखी थी। फिर एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का अमाउंट आपके पास में अवेलेबल था, और ऐसे करके बहुत सारे डेटाज आपके दिए जा रहे थे। मैं डेटाज आपको दे देता हूँ। मान लीजिए ये था 2,50,000, ये था 1,50,000, जनरल रिजर्व 3,00,000 रुपीज, रिवैल्यूएशन का लॉस था 40,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस था ये 60,000, ओल्ड गुडविल थी 1,50,000 की, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था 50,000। ठीक है, ये डेटा आपको दे रखे थे, और कहा गया सी एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट के 1/5 हिस्से के लिए सी एडमिट हुआ विथ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹3 लाख। कितने रुपए का? 3 लाख रुपए के कैपिटल कंट्रीब्यूशन के साथ सी ने एडमिशन लिया। बड़े ध्यान से देखना है अब इसको, ठीक है। सी ने एडमिशन कितने के लिया, कितने के लिए लिया? 1/5 शेयर के लिए लिया, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना किया? 3 लाख रुपीज। तो जैसे ही सी पार्टनरशिप फर्म में एंटर होता है, तो उसका भी एक एस्टिमेशन है ना कि अच्छा मैं 3 लाख रुपए दे रहा हूं, मैं 1/5 हिस्से के लिए दे रहा हूं, तो ओवरऑल एस्टिमेटेड कैपिटल कितनी होगी? तो टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल इक्वल टू 3 लाख रुपए की कैपिटल अगर एक चॉकलेट के बराबर है, तो 5 चॉकलेट्स के बराबर, यानी कि सबकी कैपिटल कितनी होगी? मैंने 1 क्यों बोला? कितने के लिए आ रहा है? सी 1 हिस्से के लिए आ रहा है, 1 पार्ट के लिए आ रहा है। आउट ऑफ द टोटल पार्ट्स कितने पार्ट है टोटल? टोटल पार्ट है 5। उन 5 पार्ट में से एक पार्ट के लिए आ रहा है, तो अगर एक चॉकलेट के 3 लाख रुपए बनते हैं, तो 5 चॉकलेट के बनने कितने चाहिए टोटल मिला के? 15 लाख रुपीज। यहां तक समझ में आ रहा है? यस और नो? जी डन है। तो टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल कितनी आ गई बेटा? टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल आ गई है 3 लाख रुपीज। अगर एक चॉकलेट के बराबर है, तो 5 चॉकलेट्स की वैल्यू बनती है 15 लाख। टोटल एक्चुअल कैपिटल कितनी आती है? देखो साहब, इन सब की कैपिटल का अपने को करना है प्लस माइनस। रिवैल्यूएशन का लॉस है तो एक माइनस का डेटा है, पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ये भी माइनस का डेटा है, गुडविल ये भी माइनस का डेटा है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये भी माइनस का डेटा है। अगर इन सबको प्लस माइनस कर दिया जाए, तो आपके पास में इनकी एडजस्टेड कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। इनकी किनकी? जो पार्टनर्स हमारे पास में पहले से थे, इनकी कैपिटल कितनी आ गई? देखिए, ये हो जाएगा 2 लाख, ये हो जाएगा 1 लाख माइनस का, तो टोटल मिला के 3 लाख से 3 लाख कट हो चुके हैं। फिर ये 250, ये 150 हो जाएगा आपका 4 लाख रुपीज। तो ये 4 लाख रुपीज की आपकी एडजस्टेड कैपिटल है। किनकी? ये तो पुराने पार्टनर्स की है। तो 4 लाख रुपए की पुराने पार्टनर्स की, और ये 3 लाख रुपए भैया ये लेके आ रहे हैं। टोटल मिला के ही कैपिटल कितनी बनी? 7 लाख रुपए। तो अभी जैसे मैं आया, मैंने बोला कि साहब चलो चलते हैं पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेंगे, 3 लाख रुपए डालते हैं 1/5 हिस्से के लिए, तो मेरा एस्टिमेशन तो ये कह रहा है ना कि 15 लाख रुपए होंगे वहां पे। लेकिन वहां जाके एक्चुअल में देखा, रोकड़ रोकड़ हिसाब लगाया, कैपिटल का कैलकुलेशन किया, तो वहां कितना आ रहे हैं? केवल 7 लाख रुपए आ रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा हिसाब किताब क्या बैठा? तो वो आ जाएगा गुडविल इक्वल टू टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस टोटल एक्चुअल कैपिटल। डन। तो वैल्यू निकाल लेते हैं गुडविल की। 15 लाख में से 7 लाख रुपए चले गए, तो गुडविल की वैल्यू आ गई 8 लाख रुपीज।
अब अगर इसमें सी का हिस्सा पूछा जाए, सीज शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म, तो वो आ जाएगा आपका 8 लाख की गुडविल में 1/5 हिस्सा सी का। किसी भी अमाउंट को अगर 5 से डिवाइड करना हो तो डबल कर दें और एक जीरो हटा दें, तो 8 टू 16, फिर 5 जीरो है तो अब हम 4 जीरो लगा देंगे, तो सी का गुडविल में हिस्सा बनता है 1,60,000 रुपीज। वाई गुडविल माइनस, मतलब क्वेश्चन वापस से रिपीट करो, वाई गुडविल माइनस कहाँ है, गुडविल माइनस कहाँ लिखा है अपन ने, गुडविल माइनस, क्वेश्चन वापस बताइए। ओल्ड गुडविल, अच्छा ओल्ड गुडविल क्या है, हाँ वेरी गुड, ये ओल्ड गुडविल क्या है, ये असेट साइड का आइटम। अब मैं आपको बताता हूं, लाइबिलिटी साइड के जितने भी आइटम होते हैं वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐड हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, लेकिन लॉसेस हो गए, ये लॉस है, ठीक है, लॉस का बैलेंस कितना हो, मैं अच्छा चलो इसको मैं लाइबिलिटी और असेट भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलता हूं क्रेडिट साइड के जितने भी आइटम है वो ऐड हो जाते हैं और डेबिट साइड के जितने भी आइटम है वो लेस कर दिए जाते हैं एडजस्टेड कैपिटल की कैलकुलेशन में। अगर अपन इसको थोड़ा सा वहां थोड़ा और ऊपर अपनी क्लास 1 पे जाके देखें, तो मैं क्लास 1 से यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके आपको बताता हूं कि क्लास 1 में हमने क्या पढ़ा था। ये देखो, ये सारे आइटम किधर आ रहे हैं, इस तरफ, ठीक है, ये रिजर्व फंड किधर आ रहा है, इस तरफ, ये सब उस ए और बी में ऐड हो जाएगा, ये इधर वाला जितना भी आइटम है। और गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, पी&एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये सब किस तरफ आ रहा है, ये सब आ रहा है डेबिट साइड में, यानी कि असेट साइड में, तो ये हो जाएंगे माइनस। तब आपका एडजस्टेड कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेम। इसलिए मैंने बैलेंस शीट सबसे पहले आपको समझाई कि उस बेस के ऊपर, ठीक है, डेबिट का आइटम है, डन है ना, तो उस बेस के ऊपर अपन इसको डेबिट के आइटम को माइनस करते हैं और क्रेडिट के आइटम को माइनस करते हैं, डन, परफेक्ट है। तो ये आया हिडन गुडविल का मेथड आपको समझ में। अब गुडविल के अंदर बात आती है गुडविल कैलकुलेशन विथ एडजस्टेड या विथ प्रॉफिट एडजस्टमेंट, विथ प्रॉफिट एडजस्टमेंट फॉर द एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस। ये फंडा अपने को समझना है। जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी बड़ा लेवल है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल बड़ा है, लेकिन अगर कई बार एग्जाम के क्वेश्चंस को देखा जाए, इवन सैंपल पेपर को देखा जाए, तो ये क्वेश्चन देखने में मिल जाता है। अभी क्या कहता है, गुडविल कैलकुलेशन विथ प्रॉफिट एडजस्टमेंट फॉर द एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन, प्रॉफिट को एडजस्ट करना है एबनॉर्मल ट्रांजेक्शंस के लिए। हम ये बोल रहे हैं कि साहब देखो, सिंपल सी बात बताता हूं, मैंने कहा कि पिछले साल हमने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, लेकिन पीछे से मेरे अकाउंटेंट ने बोला हल्के से कि अरे सर 5 लाख में 3 लाख रुपए तो लॉटरी की इनकम थी। तो मैंने कहा अरे यार ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देने की थी, हम क्या बता रहे थे, 5 लाख का प्रॉफिट, 5 लाख के प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली हमारे बिजनेस की वैल्यू बनती। लेकिन मेरे अकाउंटेंट ने रियल डेटा क्या प्रेजेंट किया कि इसके अंदर 3 लाख रुपए का तो लॉटरी का इनकम है, जो गलती से इस बार लग गया था। गलती बोल दो, तुक्का बोल दो, विंडफॉल बोल दो, कैसे भी। तो जो सामने मेरा बिजनेस खरीदने वाला है या मेरी गुडविल की वैल्यू करने वाला है, वो किस बेस पे मेरी गुडविल की वैल्यू करना चाहता है, जो रियलिस्टिक प्रॉफिट, जो नॉर्मल प्रॉफिट मैं रेगुलर बेसिस पर अर्न करता हूं, जो मेरा नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट है, एडजस्टेड प्रॉफिट के बेस पे जो कैलकुलेट होना है, जो रियलिस्टिक प्रॉफिट है उसके बेस पे कैलकुलेशन होगी। तो वो क्या कहता है कि साहब ये लॉटरी की इनकम जो एबनॉर्मल आइटम है उसको बाहर निकालो। अगर कोई ऐसा एबनॉर्मल एक्सपेंस भी था जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, मान लीजिए कि कोई लॉस बाय फायर हो गया जो हर साल नहीं होता है और नॉर्मल चीज भी नहीं है आपके बिजनेस में, तो उसको, उसके इंपैक्ट को भी रिवर्स करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में वैल्यूएशन को चेंज कर दिया था, तो उसका भी जो इंपैक्ट आता है उस इंपैक्ट को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को कैसे एडजस्ट करना है, उसके लिए पॉइंट आता है गुडविल कैलकुलेशन विथ प्रॉफिट एडजस्टमेंट्स फॉर द एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन। एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन के लिए जो प्रॉफिट एडजस्टमेंट का वर्क है वो कैसे किया जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, एडवांस लेवल का टॉपिक है, मैं बोलूंगा जनरल गुडविल से थोड़ा सा अपर लेवल है, बुक का पार्ट है, उसमें टेंशन नहीं लेनी है। समझता है, यहां ईयर्स दे रखे हैं,
यहाँ आपको प्रॉफिट दे रखे हैं और ईयर्स में कुछ ईयर्स आपको इस तरीके से मेंशन्ड है। 2018-19, 19-20, 20-21, 21-22, ऐसे 4 साल हैं। प्रॉफिट दे रखा है 1,25,600, 1,80,000 और 92,500 एंड 2,68,000। डन। ये सारे प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे दे रखी है, बाय द स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। स्क्रूटनी मतलब डिटेल, आपने एक एनालिसिस किया, डिटेल आपने उसको ढूंढा है, रिसर्च किया है। बाय द स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेरीफाई किया है आपने उसको। बाय द स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉलोइंग थिंग्स वर डिस्कवर्ड। नंबर 1, in the year 2020-21 there was a loss by flood amounted to rupees 1,24,000। इतने का हो गया था लॉस बाय फ्लड। क्लियर है? ये एक ऐसा आइटम है जो रोज रोज नहीं होना है, ऐसा नहीं कि रोज रोज फ्लड आएगी। अब बढ़ते हैं आगे। इन द ईयर 2019-20, in the year 2019-20 the closing stock was found overvalued by rupees 25,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना पाया गया? 25,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा पाया गया। नंबर 3, in the year 2018-19 a machinery costing rupees 80,000 was चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब उसको डायरेक्टली P&L अकाउंट में खत्म कर दिया गया, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाउएवर इट मस्ट हैव बीन डेप्रिशिएटेड, इट मस्ट हैज बीन डेप्रिशिएटेड एट द रेट 20% पर एनम WDV। WDV की रेट से, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, WDV मेथड से इसको आपको 20% हर साल कम करना चाहिए था। नंबर 4, फोर्थ पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 द अकाउंटेंट failed to provide outstanding expenses worth rupees 6,400। 6,400 रुपए के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लिखना भूल गया, लिखना वो भूल गए। नंबर 5, ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 द फर्म earned a windfall income, विंडफॉल इनकम लॉटरी इनकम बोल दो, कुछ भी, एक ऐसा विंडफॉल जो जिसमें कोई लेना देना नहीं था, कोई एफर्ट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको मिल गई। द फर्म अर्नड अ विंडफॉल इनकम वर्थ रुपीज 35,700। फुल स्टॉप। 6th पॉइंट, फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर 2022-23 the firm will provide an additional bonus या commission to the sales manager worth rupees 15,000 पर एनम। साल के 15,000 रुपए और एक्स्ट्रा का पेमेंट हम अगले वाले साल से जाके हमारे मैनेजर को करने वाले हैं। सारी कंडीशन समझ में आ गई? कंडीशन क्या क्या कहती है? बहुत सारी कंडीशन है, हर एक चीज, कुछ नॉर्मलिटी कुछ एबनॉर्मलिटी बताती है, कुछ ये बताती है कि फ्यूचर में ये हो सकता है, कुछ ये बताती है कि पास्ट में ये गलत हो गया था। गलत मतलब
अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं है, लेकिन गुडविल वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। गुडविल वैल्यूएशन किसी भी बिजनेस के नॉर्मल लेवल को जज करती है और उस नॉर्मल लेवल के बेस पे बिजनेस की वर्थ को कैलकुलेट करती है। तो अब आए, इन सारे प्रॉफिट्स को हमको एडजस्ट करना है। कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर adjusting the profits for the above on the basis of the above information, and also calculate goodwill of the firm by 3 years purchase of 4 years weighted average profit। पिछले 4 साल के वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेस पे 3 साल के परचेज के बराबर आपको बिजनेस का गुडविल कैलकुलेट करना है। आए सर, अब शुरुआत करते हैं, कैसे होगा सॉल्यूशन। लास्ट में बनेंगे 4 कॉलम, 18 19 का एक, 19 20 का एक, 20 21 का एक, 21 22 का एक, पर्टिकुलर्स। डन। अब आए, इस पर्टिकुलर्स में है प्रॉफिट एज गिवन बाय द बिजनेस। बिजनेस ने जितना प्रॉफिट बता रखा है, या पी एंड एल बोल दो, पी एंड एल ने कितना प्रॉफिट बता रखा है, 1,25,600, 1,80,000, 92,500 और 2,68,000। डन। अब बढ़ते हैं एडजस्टमेंट्स। कौन कौन से एडजस्टमेंट्स करने हैं, पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट नंबर, इन द ईयर 2021 देयर वाज अ लॉस बाय फ्लड। ओहो, लॉस बाय फ्लड, आग की वजह से, फ्लड की वजह से, फ्लड की वजह से आपका उस साल का प्रॉफिट क्या हो गया था, कम हो गया था, जिसे हम अब क्या करेंगे, अब हम उसे वापस से बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने माइनस कर दिया था। कितना माइनस किया था, 1,24,000 रुपए का आपका लॉस बाय फ्लड था, जिसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे वापस से, क्योंकि पहले उस 92,500 के प्रॉफिट को अचीव करने के लिए या उसे कैलकुलेट करने के लिए हमने इसे माइनस किया था। सही जा रहा हूं, बता दो फटाफट, सही चल रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, वापस से ऐड करेंगे। वेरी गुड। इन द ईयर 2019-20 द क्लोजिंग स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखने से, अगर मैं बिल्कुल बेसिक 11th क्लास के बच्चे से सवाल पूछूं कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखने से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आता है, तो 11th क्लास का बच्चा भी बोलेगा सर क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड में लिखा हुआ आइटम है, अगर ये ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। तो उसे वापस ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक जो ज्यादा लिखा हुआ है उसको कम करेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, उसको कम करने से क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो हमारे प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या आएगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ है तो उसको आपको करना है कम। ईयर कौन सा है, ईयर है आपका 2019-20। जब भी आप माइनस के फिगर को लिखें तो उस टाइम पे आप ब्रैकेट बना के लिखें ताकि आपको समझ में आए। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है भाई साहब, यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल जाके क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक, अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ था तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी तो ज्यादा लिखा हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा लिखा हुआ था तो खर्चा ज्यादा लिखा हुआ था, तो प्रॉफिट कम आ रहा था। अब अगर हमको ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड को ठीक करना है तो प्रॉफिट को वापस से बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है यहां तक। देखो एक एक पॉइंट है, एक एक चीज, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, गुडविल का कोई भी क्वेश्चन उठा के कर लेना, कोई तकलीफ नहीं आएगी। जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। अब आए पॉइंट नंबर 3। इन द ईयर 1819 अ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 वाज चार्ज टू पीएनएल। अरे बाप रे, पीएनएल अकाउंट में ही चार्ज कर दिया। चार्ज कर दिया का मतलब ये होता है कि पीएनएल अकाउंट से ही खत्म कर दिया। खत्म कर दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इंपैक्ट क्या आया, प्रॉफिट तो हो गया कम। लेकिन उसकी जगह पे मशीन, क्या मशीन को चार्ज नहीं करना था, मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज करना था। तो यहां लिखें मशीन रॉन्गली
डेबिटेड टू पी एंड एल। मशीन का अमाउंट गलती से पी एंड एल में डेबिट कर दिया गया, यानी कि कम कर दिया गया। उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम 80,000 को बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही साथ इसके ऊपर उसी साल से डेप्रीशिएशन एट द रेट 20% पर एनम कैलकुलेट होना शुरू हो गया था। तो कितना डेप्रीशिएशन लगता? पहले साल का 16,000, फिर 16,000 को माइनस करते, 80,000 में से 16,000 गए तो ये बनेंगे आपके 64। अब 64,000 का 20% कितना हो गया? ये हो जाएगा 12,800। फिर ये 12,800 को 64 में से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 64 में से 12 गए 52, 52 में से 800 गए तो 51,200। 51,200 का 20%, 5 टू 10, 12 टू 24, 10 24 0, इसको माइनस कर दीजिए, 10 24 0। 51,200 में से 10,000 गए 41,200, 200 गए 41,000, 40 रुपीज गए 40,960। उसका भी आपको क्या करना है? 20% निकालना है। तो 40,960 का 20% डबल कर देते हैं। 4 टू 8, 9 टू 18, 6 टू 12, तो 18 का हो जाएगा 19, तो 8192। तो मैं मल्टीप्लाई बाय 20% कर देता हूं, 8192। इतना अमाउंट आपका इस साल का डेप्रिसिएशन रहेगा। हो गया, क्योंकि वो असेट तो आगे से आगे कंटिन्यू होती जाती है। डब्ल्यूडीबी मेथड में क्या होना है? रिड्यूस्ड लेवल निकलता जाएगा। एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको डेवलप करनी है कि अगर इनमें से कुछ भी आ जाए तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से काम करेंगे। अब आए, ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 द अकाउंटेंट फेल टू प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अकाउंटेंट भाई साहब ने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं लिखे, अगर लिखते तो प्रॉफिट कम हो जाता। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नॉट एडजस्टेड। जैसे क्लोजिंग स्टॉक के 2 साल का इंपैक्ट आता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वैसे ही ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं इसका भी 1 साल का और 2 साल का इंपैक्ट आता है। अगर मैं यहां पे इसको माइनस करूंगा तो अगले साल में प्लस करूंगा, अगर मैं यहां इसको प्लस करूंगा तो अगले साल में मुझे माइनस करना पड़ेगा। और यहां मैं क्या कर रहा हूं? अब अगला साल तो है ही नहीं, अगला साल तो है नहीं, मतलब अभी जो लास्ट ईयर था उसी के अंदर गड़बड़ हुई थी, तो अगले साल का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर कहीं बीच में होता तो ये प्लस माइनस का गेम आपको करना पड़ता। आगे बढ़े। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 द फर्म अर्नड अ विंडफॉल इनकम। ओहो, छप्पड़ फाड़ के जो पैसा आया है उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा? उस इनकम को हमको बाहर निकालना है। तो क्या लिखेंगे अपन? विंडफॉल इनकम। विंडफॉल इनकम का क्या करेंगे बेटा? माइनस कर दो। आपने जोड़ रखी थी, गलत थी, हटा दो। लास्ट, from the next year 22-23 the firm will provide an additional commission to the sales manager। सेल्स मैनेजर को एक्स्ट्रा कमीशन जो है वो दिया जाएगा 15,000 रुपए सालाना। अब ये फ्यूचर से होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, अगर यही प्रॉफिट हमने, यही अमाउंट हमने अगर इन ईयर्स में दिया होता तो हम प्रॉफिट की पोजीशन देख लेते हैं। तो सेल्स मैनेजर्स कमीशन, सेल्स मैनेजर की कमीशन की बात चल रही है। कितना आएगा सेल्स मैनेजर का कमीशन? हर साल में से 15,000 रुपए हटा दो। अब आ जाओ बेटा, ये कहलाएगा आपका एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर गुडविल कैलकुलेशन। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए एडजस्टेड प्रॉफिट की वैल्यू ये है। काफी सारा डेटा है, हम सीधा फॉर्मूला लगा के प्लस माइनस निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका वैल्यू इतना। डन। अब इसके बेस पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल इक्वल टू, और गुडविल कौन सी है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात है। यहां तक की चीज समझ में आ गई हो तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस टेबल? ये टेबल का नाम आप डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर गुडविल कैलकुलेशन। देखो नीचे रिजल्ट जो आया है उसी से आपको टेबल का नाम बनाना है। मैंने क्या रिजल्ट दिया? एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर गुडविल कैलकुलेशन, तो टेबल का नाम दे देंगे टेबल शोइंग एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर गुडविल कैलकुलेशन। सही बात है। अब बढ़ते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो हमें वेट देने पड़ेंगे। वेट इक्वल टू जो ईयर पुराना होता है उससे कम वेट देते हैं 1। हो सकता है बुक आपको वेट भी देके भेजे, वेट भी देने का बोल दे। जैसे कोविड के टाइम पे एक सैंपल पेपर था, या तो कोविड के जस्ट बाद का एक सैंपल पेपर था जिसने ये कहा कि 2020-21 में
और 2021-21 में 21-22 के अंदर देखो 2 साल 2021 एंड 21-22 इन 2 ईयर्स के अंदर कोविड की वजह से प्रॉफिट कम रहा, जिसको हमको वेट देना है 1, और अगले 2 साल में जो है प्रॉफिट अच्छा रहा, जिसकी वजह से हमें वेट देना है 2। तो अगले 2 साल का वेट हो जाएगा 2 का और पहले 2 साल का वेट हो जाएगा 1 का। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया जाए तो 1, 2, 3 एंड 4। फिर आप निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट इक्वल टू, लीजिए सर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। डन, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। आपके पास में एग्जाम में इतना टिपिकल डेटा आने के चांसेस कम है, तो आप इसको लिख लीजिए। अब आते हैं गुडविल। अब पहले निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, अब मेरे को क्या करनी है, पहले करनी है सारे वेटेड प्रॉफिट की टोटल, सिग्मा या सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। सुबह अपन ने दूसरी जो क्लास हुई थी उसमें ये कर लिया था, पढ़ लिया था कैसे करना है। बढ़े आगे, तो आइए सर, तो यहाँ क्या आएगा, पहले सम ऑफ वेट्स ले लेते हैं। सम ऑफ वेट्स हो गया ये, और सम ऑफ सॉरी सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट लिया हमने पहले, उसको ले लिया वो, और सम ऑफ वेट्स हो गया ये। कर लीजिए डिवाइड। ये जो वैल्यू आएगी ये गुडविल की वैल्यू हमारी नहीं, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू हमारी कहलाएगी। अभी अभी गुडविल बाकी है, तो देखिए कितना आता है, 18886 अप्रॉक्स, इतनी वैल्यू जो है वो आपकी वेटेड एवरेज प्रॉफिट की आई है। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू, अब फर्म की गुडविल की बात की जा रही है, तो फर्म की गुडविल कितनी है, 3 years ऑफ परचेज मल्टीप्लाई बाय ₹1,888,661 इक्वल टू, जितना भी बनता है आप कैलकुलेट कर लें। 18 3 54, 8 3 24, 54 का 56, फिर है 24, फिर है 8 3 24, तो अगेन 26, फिर है 4 बचा हुआ है, 3 8 6 8 19, सॉरी 6 3 18। मैं वापस कर लेता हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, थोड़ा सा दिमाग कहीं और चला गया था, वापस आ जाता है। 18 3 54, 8 3 24, 54 में 2 कैरी हुआ 56, 4 बचा पीछे, 8 3 24, फिर 4 एंड 2 हो गया 6, फिर बचा 4, 6 3 18, 4 प्लस 1 इज 5, 1 3 3, ये 18 का 8 आ गया, और 1 3 3, ये वैल्यू मेरी बन रही है। चेक कर लेते हैं सेम वैल्यू आती है क्या, 1,888,661 मल्टीप्लाई बाय 3। वेरी गुड, डन है, वैल्यू एग्जैक्ट है। तो 566583 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। हाँ जी सर, यहां तक की वर्किंग समझें, क्या समझ में आया, क्या बाकी है। अगर ये समझ में आ जाता है, अगर ये चीज सारी डन है, परफेक्ट है, तो अपन आगे गुडविल की अकाउंटिंग भी आज की डेट में ही खत्म कर लेते हैं। गुडविल अकाउंटिंग, गुडविल अकाउंटिंग, गुडविल अकाउंटिंग कैसे करनी है, यहां मैं आपको कुछ सिंपल सिंपल चीजें बता देता हूं। एक चार्ट बनवा लेते हैं अपन बढ़िया सा। ओल्ड गुडविल है क्या, क्या है ओल्ड गुडविल। पहला अपन ने क्वेश्चन क्या पूछा, क्या ये ओल्ड गुडविल है। अगर ओल्ड गुडविल है तो मैं यस और नो करके बात कर लेता हूं। ये अपन बोल रहे हैं यस। अगर ओल्ड गुडविल है तो ओल्ड गुडविल को तो देखते ही आपको खत्म कर देना है। ओल्ड गुडविल असेट है या लाइबिलिटी है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ओल्ड गुडविल असेट है या लाइबिलिटी है, असेट है। असेट को खत्म करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में डालना है। कौन से पार्टनर्स, पुराने वाले। एंट्री सोचो, असेट को खत्म करना है तो क्रेडिट करेंगे, तो टू गुडविल अकाउंट, और पुराने पार्टनर्स में डालना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट।
डन है। कैपिटल या फिर मैं बोल देता हूं करंट ऑब्लिक करंट। हो गया, ये ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट है। अब ओल्ड गुडविल नहीं होते हुए अगर वो नई गुडविल हो तो क्या करना? ओल्ड गुडविल तो नहीं है, ओल्ड गुडविल नहीं है तो क्या है? न्यू गुडविल है। और न्यू गुडविल में न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। क्या नया पार्टनर गुडविल में अपना हिस्सा लेके आ रहा है? यस। अगर मैं बोलता हूं कि नया पार्टनर गुडविल के लिए अपना हिस्सा लेके आ रहा है तो पहले तो उसका हिस्सा मंगवा लो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम। ठीक है, समझ में आया? भाई नया वाला जो पार्टनर है वो कैश लेके आ रहा है, कैश तो ला रहा है, किस बात का ला रहा है? गुडविल प्रीमियम का ला रहा है। और उस गुडविल प्रीमियम को क्या करेंगे? उस गुडविल प्रीमियम को बांटा जाएगा। किनके बीच में? उस गुडविल प्रीमियम को बांटा जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। बाई चांस अगर किसी ने सेक्रीफाइस नहीं किया, उल्टा गेन किया है, तो गेनिंग पार्टनर से भी ले लिया जाएगा। क्लियर है? समझ में आई? देखो पहली बात क्या है? गुडविल प्रीमियम का पैसा लेके आ रहा है। कौन लेके आ रहा है? नया पार्टनर गुडविल प्रीमियम का पैसा ला रहा है। अब वो जो लाया है वो गिफ्ट है ना, गिफ्ट तो किसी को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। जिन्होंने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है, उनको गुडविल प्रीमियम का पैसा दिया जाएगा। अगर किसी ने बाई चांस गेन कर लिया, मान लीजिए कि दो फ्रेंड खाना खा रहे थे, एक के पास में 8 रोटी थी खाने के लिए, दूसरे के पास में 5 रोटी थी। नया पर्सन, कोई नया फ्रेंड आता है और वो आके बैठता है, तो जिसके पास 8 रोटी थी उसने 2 रोटी उसमें से नए पार्टनर को या नए फ्रेंड को दे दी। जो दूसरा वाला फ्रेंड था जिसके पास में 4 रोटी ही थी, उसने क्या किया? 8 रोटी वाले फ्रेंड में से 1 रोटी उसने भी ले ली। तो 8 रोटी वाले में से कितनी कम हो गई? 3। तो 8 रोटी वाले ने सेक्रीफाइस कितने के लिए किया? 3 चपातीज के लिए। और जिसके पास में 4 रोटी थी उसने सेक्रीफाइस नहीं किया नए के आने पे, बल्कि गेन किया। कितने का? 1 का। और जो नया पार्टनर आ रहा है उसका कितना हुआ? 2 का। तो इस तरीके से अगर सेक्रीफाइस की जगह गेन आ जाए तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया जाएगा। ये पार्टनर्स जब गुडविल कैश में लाई जाती है तो हो सकता है कि वो अपना गुडविल का हिस्सा कैश में लेके चले जाएं। तो जनरली क्या होता है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं वो अपना गुडविल का जो पोर्शन है, गुडविल का जो हिस्सा उनको दिया जा रहा है, वो कैश में विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये हो गया डन। अब इसमें एक टॉपिक ये भी आता है कि अगर प्राइवेटली ही गुडविल दे दी जाए तो, अब जैसे कैश बिजनेस में आया, फिर कैश जो है वो वापस गया, इससे तो बढ़िया प्राइवेटली ही कर देते हैं इसका काम। अगर क्वेश्चन प्राइवेट गुडविल के ट्रांजेक्शन या एडजस्टमेंट की बात करता है तो उसका मतलब ये है कि क्वेश्चन आपसे गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता। जब कोई चीज प्राइवेट लेवल पे हो गई, जब कोई चीज गुडविल का एडजस्टमेंट की प्राइवेट लेवल पे अगर हो जाती है तो उसकी अकाउंटिंग करने की जरूरत आपको नहीं है। अब तीसरी बात, अगर नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा नहीं लेके आता है, अगर नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा, गुडविल का जो शेयर है, गुडविल का प्रीमियम है, कैश में नहीं लेके आता है, तो आपको क्या करना है? तो जो पार्टनर नया आ रहा है उसके करंट अकाउंट से पैसा काट लेना है। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, नए पार्टनर के करंट अकाउंट को हमको करना है डेबिट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बड़े ध्यान से समझें, एंट्री तो मैं ये वाली बना रहा हूं। अगर आप इन दो एंट्री को ध्यान देंगे ना तो गुडविल प्रीमियम को कट कर लेते हैं। तो एंट्री क्या बनी? कैश डेबिट गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब कैश तो आया ही नहीं, तो किसके अकाउंट से काटना है? न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से काटना है। न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से काट लो। जो गेनिंग पार्टनर्स होंगे, जो गेनिंग पार्टनर्स होंगे उनसे भी पैसा ले लो और ट्रांसफर कहां करना है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में इसे ट्रांसफर कर देना होगा। इस तरीके से आपको गुडविल अकाउंटिंग का काम करना है।
अगर कहा जाए कि ये इसे कहेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, ये वाला जो है इसे कहा जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, इस एंट्री को पास करने में अपन ने गुडविल अकाउंट को यूज में बिल्कुल नहीं लिया, तो बिना गुडविल अकाउंट को यूज में लिए आपने एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन कह दे यूज गुडविल अकाउंट, इफ वी वांट टू डू द एडजस्टमेंट, बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट को ओपन करने के साथ या ओपन करने के तरीके से अगर आपको एडजस्टमेंट करना हो तो आप क्या करेंगे, पहले गुडविल को ओपन कीजिए, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, उनको बेनिफिट देना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर सेकेंड एंट्री आप बना सकते हैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट, जिसका करंट लगेगा उसका करंट लगा देंगे, डेबिट टू गुडविल। तो देखो गुडविल क्रिएट हुई और गुडविल खत्म हो गई, लेकिन ये हुई ओल्ड पीएसआर में और ये हो गई न्यू पीएसआर में, तो बीच का जो डिफरेंस है, गेनिंग सेक्रीफाइस जो कुछ भी, वो सब ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। इस तरीके से हमें गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा। कल की जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास जो होगी, उसमें अपन आईएफआर, डब्ल्यूसीआर, पीबीडी, कैपिटल एडजस्टमेंट की सारी बातें जो है वो कवर करके इस ये पार्टनरशिप का सबसे बड़ा चैप्टर है। किसी बच्चे को अगर ये चैप्टर आता है तो उसको पार्टनरशिप का अगला चैप्टर बहुत इजी लगेगा। तो अगर इस चैप्टर पे बहुत फोकस कर लिया तो अगले चैप्टर में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या क्या करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन आईएफआर, डब्ल्यूसीआर, पीबीडी करेंगे, और फिर लास्ट में जाके क्वेश्चंस जो बनते हैं इससे रिलेटेड उनको कैसे एग्जैक्टली सॉल्व करना है, एग्जाम पेपर पे कैसे लिखना है, एग्जाम आंसर शीट पे कैसे लिखना है, उसको अपन दिमाग लगाएंगे। क्लियर टू ऑल? अगर ये डन है तो अपन आज की क्लास को क्लोज कर सकते हैं। इतना काम कर लिया मेरे लिए बहुत है, क्योंकि इसके बाद में जब अपन बेसिक वर्किंग में आएंगे तो आपको पता रहेगा कब कब क्या क्या करना है। थैंक यू सो मच।